गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पे टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें पता है पिंड का त्वरण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितना दिया हमें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने यहां पे लिख दिया और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे एक समान त्वरण लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हमें यहां पे प्रारंभिक वेग पता है। प्रारंभिक वेग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया 4 सेकेंड पश्चात, यानी समय t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 सेकेंड दी गई है। ये मैंने यहां पे लिख दिया। उसका वेग क्या होगा, यानी v की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां पे कौन सा समीकरण यूज करेंगे, गति का कौन सा समीकरण यहां पे यूज करेंगे। a पता है, u पता है, t पता है, v निकालना है। तो हम यहां पे गति का पहला समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। और इसी इक्वेशन में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमें u की वैल्यू पता है, u की जगह हम रखेंगे 8 प्लस इसके बाद a मतलब एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे a की जगह 2 रख दिया। फिर इसके बाद t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहां पे दी गई है 4, तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए 8 तो आपका ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करवा दीजिए 8, और 8 आपका यहां पे आ जाएगा और 8 और 8 जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 16 और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग को हम यहां पे निकाल रहे हैं। देखिए 1 8 तो यहां पे आपका था ही, ये लिखा, और ये 2 की मल्टीप्लाई 4 में करवाई, ये 8 8 और 8 मिलके 16, ऐड करेंगे 16 और मीटर पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन यहां पे क्या लिखी कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। जब पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो u इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था की बात हो रही है, तो प्रारंभिक वेग u की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद त्वरण यानी एक्सेलरेशन हमें a की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा जा रहा 10वें सेकेंड में, यानी t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 सेकेंड दी गई है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी यानी s की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है st इज इक्वल टू हाफ a 2t माइनस 1।
इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराए हैं। अब देखिए ST लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे 10वें सेकंड में, यहाँ पे पूछा 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी, तो ST की जगह आप यहाँ पे S10 लिख सकते हैं, T की जगह 10 क्योंकि 10वें सेकंड में हमसे पूछा गया है, इज इक्वल टू हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा और A की वैल्यू आपकी क्या है, A की वैल्यू यहाँ पे 6 है। त्वरण हमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे A की जगह 6 को रख दीजिए और 2t - 1 2 और t की वैल्यू हमारे पास है 10 सेकंड ये और -1, तो यहाँ पे पहले 10 लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले 10 लिख देता हूं, ये 10 और फिर यहाँ पे -1 ये करेंगे। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 10 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा और 20 में से 1 को आप लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 19, यानी इतने को सॉल्व करने पर आपको 19 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बचा क्या, 3 और गुणे 19, यही आपका बचा हुआ है। ठीक है, 3 गुणे 19 करेंगे यानी 3 की मल्टीप्लाई 19 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 57, और किस में आएगा, मीटर में आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या मिला, 57 मीटर मिला हुआ है, यानी 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या है, 57 मीटर है। कहां पे दिया है 57 मीटर, ये दिया है ऑप्शन बी में। देखिए लास्ट में हमने सॉल्व किया था, मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए 1/2 × 6 और यहां पे आया हुआ था 2 × 10 एंड -1, ये आपका आया हुआ था। ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे बचा 3 और 2 की मल्टीप्लाई 10 में 20 और 20 में से 1 को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो 3 गुणे 19 करेंगे तो आपको 57 ही तो मिलेगा और मीटर में ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर की दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी तक, यानी दूरी S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 10 सेकेंड में, यानी समय t की वैल्यू क्या दी गई है, 10 सेकेंड दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद 100 न्यूटन बल, यानी फोर्स F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 100 और न्यूटन द्वारा उठाया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त शक्ति यानी P की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए P इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, W और अपॉन में T, और W बराबर आपका क्या होता है, F × S और अपॉन में T तो आपका रहेगा ही। अब देखिए इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते तो F की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, फोर्स हमें दिया है 100 न्यूटन, ये रखेंगे, और S की वैल्यू 20 मीटर ये, और अपॉन में समय कितना दिया है, T की वैल्यू हमें दी है 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 10 की मल्टीप्लाई आप किस में करवा दीजिए, 20 में करवा दीजिए। तो 10 की मल्टीप्लाई अगर आप 20 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 200, और क्योंकि हम शक्ति निकाल रहे हैं, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, तो 200 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका कहीं पे नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 200 वॉट आया हुआ है। यहाँ पे 50 वॉट है, फिर इसके बाद 20,000 है, फिर 2,000 है, लेकिन 200 वॉट कहीं नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस करता रहता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि खौलते पानी की अपेक्षा भाप से शरीर अधिक जलता है, क्योंकि भाप में, ऑप्शन ए दिया है गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है। ऑप्शन डी आपका दिया है भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया है और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ओम का नियम वाला, वहां पे भी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3.0 वोल्ट या फिर आप 3 वोल्ट बोल सकते हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। तो देखिए ये जो 2 ओम प्रतिरोध है ये क्या है, ये बाह्यतम प्रतिरोध आपका है, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है कि परिपथ में धारा एम्पियर में है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑप्शन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 2 सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2 दी गई है, क्योंकि 2 सेल की बात हो रही है जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल यानी दोनों का प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है 3.0 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल E की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है 3.0 और मैं यहां पे लिख देता हूं वोल्ट, ये मैंने कर दिया। देखिए विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और शॉर्ट में इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया है, 3 ओम दिया है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे सामने दी गई है 3 ओम, ये ओम का सिंबल मैंने यहां पे बनाया हुआ है। फिर समांतर क्रम में जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अभी हमें फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा कि ये दोनों सेल 2 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं और ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध होगा, बाह्यतम प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। तो कैपिटल R की वैल्यू हमें 2 ओम दी गई है। फिर हमसे पूछा गया कि परिपथ में धारा I की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए यहां पे समांतर क्रम की बात हो रही है। देखिए सेलों के संयोजन से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम सब बताया हुआ है और ये सेल के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समांतर क्रम की बात हो रही है तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में n कैपिटल R और प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और ये समांतर क्रम के लिए है और यहाँ पे सेलों के संयोजन की बात हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो n की जगह 2 रख देते हैं। E की वैल्यू 3.0 या फिर आप इसको डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3.0 या फिर 3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर अपॉन में क्या है, फिर यहाँ पे ये n है जिसकी वैल्यू क्या है 2। फिर इसके बाद कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम है जो कि बाह्य प्रतिरोध यहाँ पे है, तो 2 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे और प्लस इसके बाद स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम दिया गया है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 4 और प्लस 3 7 यानी 6/7 ये हमें मिला हुआ है। सॉल्व करने पर क्या मिला, 6/7 मिला हुआ है। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.85 और एम्पियर में, क्योंकि हम यहाँ पे I की वैल्यू को निकाल रहे हैं, धारा को, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 0.85 कैसे आया, चलिए मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए क्या मिला था हमें, 6/7 मिला हुआ था ना। अब यहाँ पे देखिए 6 छोटी संख्या है, 7 से हमें डिवाइड करना है, पहले 0 फिर पॉइंट लगाएंगे तब 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 8 बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 8 56 होता है, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 1 0 हम यहाँ पे अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ पे 7 5 35, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे 5 फिर बचेगा, इसके आगे नहीं, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक। तो इसीलिए हमारा क्या आया था 0.85 और एम्पियर में।
ठीक है, चलिए ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सेलों के संयोजन के बारे में पता होना चाहिए कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है, और सेल के संयोजन की बात हो रही है। पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। फिजिक्स की 2021 की ओम का नियम, ये चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था और पूरा टॉपिक भी पढ़ाया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी दिशा परिवर्तक जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, ऑप्शन सी दिया है सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग, और ऑप्शन डी दिया है क्षेत्र चुंबक। तो क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर ही आप इसका आंसर बता देंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे ऑप्शन बी यानी दिशा परिवर्तक जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भाग नहीं है, यहां पे नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो जो दिशा परिवर्तक है ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भाग नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप के आपके एंट्रेंस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लास्ट टाइम 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि 60 डिग्री पर झुके रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इस टाइप के तो कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा और -1। हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा = 60 डिग्री दिया गया है, यही हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 360 डिग्री थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री को -1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से आप ये 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 6 में से 1 को यहाँ पे लेस कर दीजिए क्योंकि -1 भी था, तो क्या आएगा 5 आएगा, और 5 आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था और कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा ना तो यही क्वेश्चन आपके लिए टफ भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका 5 है, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में है। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी यानी आई की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 4 वोल्ट की बैटरी यानी V की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 वोल्ट दी गई है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R = क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। और R1 की वैल्यू क्या है, 1 ओम है। रुकिए मैं साइड में लिख देता हूं नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R = R1 + R2, ये आपका हो जाएगा। अब R1 की वैल्यू 1 ये और प्लस R2 की वैल्यू 3 ओम है, तो 1 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 ओम मिलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। R की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है यहाँ पे, क्योंकि श्रेणी क्रम में था इसीलिए R = R1 + R2 हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू मिल चुकी है 4 ओम, मैं लिख देता हूं ऊपर चल के, ठीक है। तो ये R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 ओम मिल गई, ये हमने निकाला जो यहाँ पे आपका दिया हुआ था। फिर हमसे पूछा गया कि बैटरी से होकर प्रवाहित धारा I की वैल्यू को निकालना है, तो I = इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो I = आपका होता है V/R। V की वैल्यू 4 दी हुई है, R की वैल्यू अभी हमने 4 निकाली, यहाँ पे कैंसल होगा और क्या आएगा, 1 आएगा, और किस में, एम्पियर में, क्योंकि हम यहाँ पे धारा को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, 1 एम्पियर हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, पहली लाइन पे फोकस कीजिएगा। 4 वोल्ट की बैटरी ये आपकी लिखी हुई है यानी V की वैल्यू आपको 4 वोल्ट
ये दी गई थी, ये आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। फिर लिखा है 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला यही यूज होगा। R1 की वैल्यू 1 थी प्लस R2 की वैल्यू 3 थी, 1 प्लस 3 किया 4 ओम, ये हमें क्या मिल गई, ये R की वैल्यू मिल गई। फिर I की वैल्यू निकालनी थी, I इज इक्वल टू V अपॉन में R फॉर्मूला होता है। V की जगह रखा 4 और R की वैल्यू तो हमारी 4 आई है, सॉल्व किया 1 एम्पियर आ गया, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है कहलाता है। क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है कहलाता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांद्र विलयन, ऑप्शन बी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे लिखा है 800 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, किसी दाब पर इसका आयतन, किस दाब पर इसका आयतन, क्या लिखा है यहां पे, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहां पे दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 800 मिलीमीटर दाब पर, दाब जिसको हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, तो प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या दी गई है, 800 mm, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, किसी गैस का आयतन, आयतन से मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो आयतन V1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पे, 200 मिलीलीटर यानी ml, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद किस दाब पर इसका आयतन यानी P2 की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है, और क्या कह रहा है, आयतन क्या हो जाए, 400 मिलीलीटर, यानी V2 की वैल्यू हमें दी गई है 400 मिलीलीटर, ये मैंने यहां पे लिख दिया, और P2 की वैल्यू को हमें निकालना है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे बॉयल के नियम का यूज करेंगे। बॉयल का नियम मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। तो बॉयल के नियम के अनुसार हम यहां पे क्या कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P2 V2। बस यही आपको ध्यान रखना है। P1 की वैल्यू क्या है, 800 mm, तो P1 की जगह 800 रख देंगे। फिर इसके बाद V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू आपकी है 200 ml, ये मैंने यहां पे रख दिया, इज इक्वल टू P2 को हमें निकालना ही है, और V2 की वैल्यू हमारे सामने है 400 ml, तो ये मैंने यहां पे रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे 800 इंटू 200 है, ये आपका है, और P2 की मल्टीप्लाई पहले आप क्या करवा दीजिए, 400 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 400 P2, ये मिल जाएगा। 400 P2 इज इक्वल टू आपका ये बचा हुआ है 800 गुणे 200। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिला था, 400 P2, और बचा क्या हुआ था, रुकिए मैं इधर लिखता हूं, देखिए 400 P2 ये मिला हुआ था, और 800 और गुणे 200 ये हमारे पास था, और इज इक्वल टू का साइन। तो देखिए हमें P2 की वैल्यू को निकालना, P2 को ले आएंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 800 इंटू 200 ये करेंगे, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 आप कैंसिल कर दीजिए, और ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 200 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 400, और किस में आएगा, mm में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दाब को निकाल रहे थे। P2 की वैल्यू निकाली 400 mm। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे 400 mm यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 मिलीमीटर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होती है। ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, पेपर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, फिर इसके बाद 2,000 हर्ट्ज से अधिक, फिर यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से कम, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है 20 हर्ट्ज से अधिक व 20,000 हर्ट्ज से कम, और फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान रखिएगा, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था सरल लोलक तरंगति ध्वनि वाला, वहां पे आपका टॉपिक आया हुआ था पराश्रव्य तरंगों से रिलेटेड, तो वहां पे बताया था। तो मैं आपको बता दूं, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्युत पंखे पर 250 वोल्ट और 75 वॉट अंकित है। यदि इसे 200 वोल्ट पर जोड़ा जाए तो इसकी नई शक्ति होगी। कितने वोल्ट पर? 200 वोल्ट पर जोड़ा जाए तो इसकी नई शक्ति, ये हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि एक विद्युत पंखे पर 250 वोल्ट और 75 वॉट अंकित है। 75 वॉट यानी ये हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है? ये P की वैल्यू यानी शक्ति की वैल्यू। तो P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 75 और वॉट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे V की वैल्यू 250 वोल्ट दी गई है, तो V की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 250 वोल्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है, लेकिन हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस R को पहले निकालना है। तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले की हेल्प से R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P। ये फॉर्मूला आपका इसी की हेल्प से आया हुआ है। तो चलिए R इज इक्वल टू V स्क्वायर P, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो R की वैल्यू निकालना है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर और अपॉन में P। तो V की वैल्यू आपकी क्या है? 250 है, 250 वोल्ट, और स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 250 और गुणे 250, और अपॉन में P की वैल्यू क्या है? 75 आपका है। ठीक है, अब देखिए 25 दहम्मा या फिर आप बोल सकते हैं 25 टेंजा आपका क्या होता है? 250, और 25 थ्रीजा 75 आपका होता है। 25 तिया 75, यही तो आपका होता है। फिर इसके बाद देखिए ऊपर क्या बचा? 10 है, और फिर इंटू में यहाँ पे 250 और फिर अपॉन में 3, 10 इंटू 250 और अपॉन में 3। अब देखिए 10 की मल्टीप्लाई आप 250 में करवा दीजिए। किसकी? 10 की मल्टीप्लाई जब आप 250 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2500, 2500 और अपॉन में 3 ओम। ये हमने R की वैल्यू को निकाल लिया। R की वैल्यू क्या निकली हमारी? 2500 बटे में 3 और ओम। ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर इसको लिख देता हूं। R की वैल्यू को हमने क्या निकाला है? 2500 अपॉन में 3 ओम। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि यदि इसे 200 वोल्ट पर जोड़ा जाए तो नई शक्ति होगी, ये हमें बताना है। अब देखिए 200 वोल्ट पर जोड़ा जा रहा है, तो अब V की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? अब V की वैल्यू हम लेंगे 200 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, और शक्ति हमें निकालना है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इसी का यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूले में आपका R आ रहा है, इसीलिए ये R की वैल्यू निकाली थी। जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलता तब तक हमारा ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। अब V की वैल्यू क्योंकि 200 वोल्ट पर जोड़ा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो V की जगह क्या रखेंगे? 200, क्योंकि स्क्वायर है तो 200 गुणे 200 और अपॉन में R की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2500 और बटे में क्या है? 3 है।
ये आपका है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये जो 3 है ना इसको हम ऊपर भेज देंगे और मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2500 आपका यहाँ पे नीचे ही रहेगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे 3 को क्या कर देता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, मैं 3 यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको नजर में आए। तो देखिए ये 3 हमने ऊपर भेज दिया और 2500 आपका यहाँ पे नीचे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ये 0 से 2 0 से ये 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये 25 1 सा 25 और ये 25 8 सा 200 आपका होता है, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद बचा क्या हमारे पास, ऊपर हमारे पास 2 है, फिर इनटू में यहाँ पे 8 है और इनटू में 3 है, नीचे तो सब कैंसिल हो ही चुका है। तो यहाँ पे 2 8 जा 16 होता है, 8 दूनी 16 और 16 तियां 48 होता है। और 48 क्योंकि शक्ति को निकाल रहे हैं तो वॉट में आएगा, 48 वॉट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 48 वॉट आपका कहां पे दिया गया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक से मतलब क्या होता है, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही पदार्थ मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जो PbO है जिसको हम लेड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। इसके अलावा CuO, H2SO4, CaO ये सब आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं, लेकिन जो PbO है यानी लेड ऑक्साइड है ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PbO। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी दिया है सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी दिया जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी दिया है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है एनाल्जेसिक के रूप में, ट्रैंकुलाइजर्स के रूप में, एनेस्थेटिक्स के रूप में या फिर एंटीबायोटिक के रूप में। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। देखिए मेडिसिन यानी औषधि से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मेडिसिन से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। चैनल पर जाइएगा, 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे ये मेडिसिन वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की करीब मैंने 107 से ऊपर वीडियोस बनाई हैं, अगर इतना पढ़ लेंगे ना इतने में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीबायोटिक के रूप में, यानी टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है। 4 से 5 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 बार। एक तो बहुत पहले पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है, 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और वैसे भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मूला H2S होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शन में फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।